हम केशव के अनुयायी हैं, हमने तो बढ़ना सीखा है। अंधकार में बंधु भटकते, पंथ बिना व्याकुल दुख सहते, पथ दर्शक दीपक बन तिल तिल हमने तो जलना सीखा है। तू ये कहता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे, तू ये कहता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे, गौर से देख हर चेहरे में दिखाई देंगे। हम तो महसूस किए जाते हैं खुशबू की तरह, कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे। ठीक है। आलोक शर्मा हमेशा डिबेट में दो शब्द का प्रयोग करते हैं, पहला दुर्भाग्य है और दूसरा शर्म आनी चाहिए। लेकिन बात है कि दुर्भाग्य किसका है और शर्म किसे आनी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस जितना आरएसएस का विरोध करते हैं, आरएसएस उतना ही और मजबूत होता जा रहा है। बीजेपी का जितना विरोध करते हैं, मोदी का जितना विरोध करते हैं, उतना ही ये सब मजबूत होते जा रहे हैं। तो वास्तविकता क्या है कि शर्म किसे आनी चाहिए और दुर्भाग्य किसका है। आज के डिबेट में भी ये शब्दों का प्रयोग आलोक शर्मा लगातार कर रहे थे और सामने थे सुधांशु त्रिवेदी। और जब सुधांशु त्रिवेदी सामने होते हैं तो आलोक शर्मा के सामने सिवाय चिल्लाने के और दूसरा कोई विकल्प नहीं होता है। चलिए आज की वीडियो में देखते हैं कि किस प्रकार से आलोक शर्मा की कुटाई हुई है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वो है जिसे हम संघ में कहते थे, संगीत रागी जी को ध्यान होगा, कि हम केशव के अनुयायी हैं, हमने तो बढ़ना सीखा है। अंधकार में बंधु भटकते, पंथ बिना व्याकुल दुख सहते, पथ दर्शक दीपक बन तिल तिल हमने तो जलना सीखा है। जिस संगठन ने यह सिखाया, और आरएसएस बीजेपी के रिलेशनशिप पे इन लोगों को बहुत सारा थोड़ा दिल में वो होता है ना, उनके लिए भी एक लाइन कहना चाहूंगा जो संघ भाजपा के रिलेशनशिप पे, कि तू ये कहता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे, तू ये कहता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे, गौर से देख हर चेहरे में दिखाई देंगे। हम तो महसूस किए जाते हैं खुशबू की तरह, कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे। ठीक है आलोक जी, अब आप मोर्चा संभालिए। प्रधानमंत्री के भाषण में जो बड़ी बातें उन्होंने आत्मनिर्भर भारत पर कही, ऑपरेशन सिंदूर पर कही, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि अगर खादी अब देखनी है महात्मा गांधी की, त्याग समर्पण देखना है देश के लिए, तो आप आरएसएस को देखिए, कांग्रेस की टोपी से खादी चली गई है। स्वतंत्रता दिवस की हल्ला बोल के तमाम दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को सर झुकाकर नमन। दुर्भाग्य ये है कि जो संगठन अंग्रेजों की मुखबरी करता था, 60 रुपए पेंशन लेके बुलबुल पे घूमता था, 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराता था, संविधान की प्रतियां जलाता था, आज उनके बारे में कसीदे पढ़े जा रहे हैं। दुर्भाग्य इस बात का है कि गोडसे की विचारधारा आज पूरे देश में जो प्रधानमंत्री फैलाते हों, जो कहते हो कि ज़्यादा बच्चे वाले, कम बच्चे वाले, मंगलसूत्र और भैंस और पता नहीं क्या क्या इस नाम पर वोट मांगते हो, जो संगठन 100 साल में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाया हो, वो देश को क्या दिशा देगा। खैर, देश के प्रधानमंत्री उसी संगठन से निकले हैं और उस संगठन का पूरा जो आधार है वो झूठ ही है। इसीलिए देश के प्रधानमंत्री ने आज भी लाल किले की प्राचीर से केवल झूठ का ही प्रचार किया, बड़े बड़े ख्वाब दिखा दिए। आज सबसे पहला उन्होंने कहा कि साहब जीएसटी जो है वो दिवाली पर, अभी नहीं, जब बिहार का चुनाव आएगा तो मैं जीएसटी कम कर दूंगा। अरे भाई, आप अगर इतने अच्छे प्रधानमंत्री हैं, जीएसटी कलेक्शन लगातार बढ़ रहा है, तो अभी कौन रोक रहा है आपको। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हर चीज को हिंदू मुसलमान के नजरिए से, कांग्रेस और बीजेपी के नजरिए से, और फिर इतिहास में जाकर इतिहास की केवल बातों को गाकर आप केवल और केवल देश को गुमराह करना चाहते हैं। न्यू इंडिया की बात की गई, कहा गया कि साहब ये न्यू नॉर्मल है कि जिसमें अमेरिका जो है वो पहले ही सीज फायर का डिक्लेयर कर देता है कि सीज फायर मैंने कराया। आज सुबह भी जिस समय पर मोदी जी भाषण दे रहे थे, उस समय पर ट्रंप यही घोषणा कर रहा था। डिजिटल इंडिया की बात करने वाले लोग, कंप्यूटर को और एटीएम मशीन जब आई थी तो उनके पुतले फूका करते थे, विरोध किया करते थे। हालत यह है कि नोटबंदी जिस समय पर हुई तो 1 साल लग गए आंकड़े आने में, और आज हालत यह है कि महाकुंभ की सफलता की बात तो कर गए देश के प्रधानमंत्री, लेकिन ये नहीं बता पाए कि वहां पर कितनी मौतें हुई, और उनकी एक लिस्ट आज तक नहीं आई। लेकिन ड्रोन और टेक्नोलॉजी और तमाम चीजें बात होती रही। दुर्भाग्य ये है कि देश के प्रधानमंत्री ने आज भी जिस तरह से आरएसएस को एक एनजीओ बताया, जो कि अपने आप में सरासर झूठ है, भाषा की विविधता की बात कर चले गए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि उन्हीं के गृह मंत्री क्या कहते हैं, तमिलनाडु के उनके गवर्नर क्या कहते हैं, वो ये नहीं बता पाए। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, सीना हमारा छलनी हो गया है, लेकिन क्रिकेट का मैच होगा अगले महीने, ये तय कर चले गए।
ऑपरेशन सिंदूर से लेकर तमाम चीजों के ऊपर उन जो वक्तव्य दिए, वो जो सेना कहती है उसके इतर दिए। सेना कुछ कहती है कि हमारे हाथ बांध रखे थे, सेना कहती है हमारी शहादत हुई, पुंछ जिले का डीएम कहता है कि हमारे यहाँ पर सिविलियंस की मौत हुई उनके शेलिंग से। लेकिन देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने जो पार्लियामेंट में कहा वो पूरी तरह से अलग कहा। दुर्भाग्य ये है कि जिस तरह से आज डेमोग्राफी मिशन की बात की गई कि भाई हम डेमोग्राफी मिशन लेकर आएंगे, आप कहते हैं कि साहब वो घुसपैठियों ने हमारे लोकल लोगों के रोजगार ले लिए। देश के प्रधानमंत्री क्या इतने कमजोर हैं? क्या इतने कमजोर हैं कि घुसपैठिए 11 साल आपकी सरकार चलने के बाद भी हमारे लोकल लोगों की रोजगार छीन कर चले जा रहे हैं? मुझे लगता है केवल और केवल आज भी चुनावी भाषण था। किसानों की बात की, 32 रुपए से 27 रुपए पर कैपिटा पर डे जो है किसान की आमदनी घट गई। आज बताएं कि 2022 में किसान की आमदनी डबल हुई कि नहीं हुई? ठीक है, आपने इन सबका जवाब परिश्रम से शुरू किया अंजना जी, परिश्रम शब्द पर बड़ा जोर दिया प्रधानमंत्री महोदय ने। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि परिश्रम जनता के लिए होता है या अपने व्यापारी मित्रों अडानी और अंबानी के लिए होता है? असली सवाल ये। ठीक है, इन सबका जवाब वो देंगे। एक सवाल और है आलोक जी से। आलोक जी, राहुल गांधी जी, एक छोटा सा जवाब इसका जरूर दीजिएगा, इसीलिए मैंने आपको अपना पूरा बोलने दिया। नेता विपक्ष और नेता विपक्ष के रूप में वो पूरा सम्मान खोजते हैं और उनको सम्मान मिलना भी चाहिए, लेकिन ये देश का जश्न था, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का या बीजेपी का निजी जश्न नहीं था। आज आपके अध्यक्ष और राहुल गांधी जी दोनों ही सदनों के नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं इस जश्न में शामिल हुए? वजह क्या? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। देखिए, पिछले कई वर्षों से लगातार देखा है कि अपोजिशन के लीडर्स का, अपोजिशन के सांसदों का किस तरह से अपमान किया गया, चाहे वो लाल किले की प्राचीर के सामने रहा हो, चाहे बाकी कार्यक्रमों में रहा हो। मुझे लगता है यही कारण रहा है और हमने अपने कार्यालय में झंडा फहराया है। तमाम मुख्यमंत्रियों ने, तमाम नेताओं ने, बीजेपी के भी अपने अपने राज्यों में, अपनी अपनी कंस्टिट्यूएंसीज में झंडा फहराया है। नड्डा जी ने भी शायद अपने घर पर या कार्यालय पर झंडा फहराया है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई विवाद का विषय है। इसमें कोई विवाद नहीं है सुधांशु, नहीं, बिल्कुल किसी भी रूप में कोई विवाद नहीं है। दुर्भाग्य तो यह है कि चोरी की सरकार चलाने वाले लोग, स्वतंत्रता को छीनने वाले लोग आज स्वतंत्रता दिवस पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ठीक है, इसको चुनावी भाषण वो कह रहे हैं सब बिहार के लिए आप लोग कर रहे हैं और जो तमाम उनकी बातें, और राहुल जी को मुझे लगता है कि ये विवाद का विषय ही नहीं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मुझे लगता है आज के दिन बेहतर होता, 363 दिन रखने चाहिए हमें राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के लिए। 15 अगस्त 26 जनवरी को मेरे विचार से कुछ कोहेरेंस दिखाना चाहिए। परंतु जो आपने कहा, मैं समझ सकता हूं विवशता कि वो खड़गे जी जिनके घुटनों में कोई तकलीफ नहीं होती है, चुनाव आयोग में जाकर नारे लगाने और धरने देने में उनके घुटनों में तकलीफ होने लगती है 15 अगस्त को आने में। और वो राहुल गांधी जी, वो महात्मा गांधी जो प्रोटोकॉल को पूरी तरह दरकिनार करते थे कि वो थर्ड एसी, उस जमाने में थर्ड एसी नहीं, सॉरी थर्ड क्लास होता था, अब तो थर्ड क्लास होता ही नहीं है, उसमें चलते थे, जो हर तन के ऊपर एक छोटी सी धोती और लपेट कर चलते थे। आज उनके जो एक में स्वयंभू उत्तराधिकारी ये कहते हैं कि प्रोटोकॉल बड़ा है मेरे लिए राष्ट्र के प्रति सम्मान से। किस पे? वो स्वतंत्रता दिवस जो इनके अनुसार इन्होंने दिलवाई थी। अब मुझे लगता है देश को भली बात इसको समझना चाहिए। अब इनकी बात का बिंदुवार उत्तर देता हूं। इन्होंने कहा, भाई प्रधानमंत्री जी ने कहा जीएसटी हम दिवाली बताएंगे, इसमें हिंदू मुसलमान कहां से आ गया भाई? दिवाली भारत में समृद्धि का प्रतीक है। चुनाव से नहीं, बिहार के, अब ये भी कहता हूं, मगर जानते क्या है? नहीं, इसका भारतीय संस्कृति से संबंध है। भारत में समृद्धि का प्रतीक व्यापार और लक्ष्मी जी की पूजा का प्रतीक दीपावली है। मगर गुलामी की मानसिकता इस देश में कैसे पैबस थी? दिवाली पे आना जी। नहीं सुनिए, मैं आप कुछ भी मत कहिए प्रभु, जो सच्चाई है उसको बताइए कि चुनाव को वोट लेना इसलिए जीएसटी कम करना है। बजट इन्होंने बोला तो मैं बताता हूं। भारत का इतिहास में भारत का बजट 1947 से 97 तक शाम 5 बजे आता था। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने तय किया था कि लंदन के टाइम के हिसाब से जब 11 बजेंगे शाम 5 बजे आएगा। गुलामी की मानसिकता 50 साल रही। अटल जी के टाइम में सुबह 11 बजे आना शुरू हुआ। अब आइए, भारत का बजट मोदी जी के आने से पहले 1 मार्च को आता था। क्यों? क्योंकि लंदन में मौसम 1 मार्च के महीने में बर्फ पिघलती है, काम करने का होता है, मगर हमारे यहाँ तो मानसून आ जाता है मई के एंड में। इसलिए मोदी जी ने एक से गुलामी की मानसिकता कहां तक बैठी हुई थी इस देश ने पूरी तरीके से देखा है। अब बताता हूं, इनको बड़ी प्रॉब्लम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, तो मैं पूछना चाहता हूं मेरे भाई, आज बताइए वनवासी क्षेत्रों में, आज ट्राइबल्स की बहुत बात करते हैं, वनवासी क्षेत्रों में काम करने वाला एक संगठन बताइए, सबसे बड़ा संगठन वनवासी कल्याण आश्रम। दलित बस्तियों में काम करने वाला सेवा भारती,
विद्यार्थियों के बीच में काम करने वाला अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, मजदूरों में काम करने वाला भारतीय मजदूर संघ, तो धार्मिक क्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद, राजनीतिक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी, और यहां से लेके समाज के हर क्षेत्र में जिसे कहते हैं अपने को खपा देना, अपने जीवन का क्षण क्षण समर्पित करके और राष्ट्र के लिए यह कार्य करने का संगठन, इनको अगर समस्या नजर आता है तो फिर मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, 1 मिनट बस पूरा कर लूं, तो महात्मा गांधी जी ने वर्धा में जाकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रशंसा वर्धा शिविर में क्यों की थी? जवाहरलाल नेहरू जी ने 62 युद्ध के समय आरएसएस की प्रशंसा की, 63 में 26 जनवरी को इनवाइट किया, 65 के युद्ध के समय लाल बहादुर शास्त्री जी ने बुलाया, सिर्फ जनसंघ को नहीं, श्री गुरु गोलवलकर जी को भी बुलाया, इंदिरा जी ने डायस शेयर किया 1983 में। ये पीवी नरसिम्हा राव के लिए खुद ही बोलते थे कि धोती के नीचे हाफ पैंट है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और प्रणब मुखर्जी जी संघ कार्यालय गए। प्रॉब्लम कांग्रेस के नेतृत्व में नहीं थी, राहुल सोनिया के बीच में प्रॉब्लम आ गई है इनके दौर में। और मैं कहना चाहता हूं, संघ वो संस्कार देता है, विपक्ष के नेताओं को जो सम्मान मिला है इनके नेताओं की, मैं बाकी पार्टियों को छोड़ दीजिए, प्रणब मुखर्जी जी को भारत रत्न, आपके राष्ट्रपति रहे हैं, भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं, श्री पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न, आपकी पार्टी के अध्यक्ष और वो रहे हैं, मदन मोहन मालवीय आपकी पार्टी के रहे हैं, सरदार पटेल की सबसे बड़ी मूर्ति एस.सी. जमीर उनको दिया है पद्म अवार्ड, तरुण गोगोई को दिया है। मगर आपको, इन नेताओं को नहीं, आपको एक परिवार का सम्मान चाहिए, और उस परिवार के तीनों प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न मिला है, और 3 में से 2 ने अपनी सरकार में अपनी अध्यक्षता से बनी कमेटी से अपने को भारत रत्न अर्पित किया है। मेरे भाई, कांग्रेस को जो सम्मान प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी दिया है वो अभूतपूर्व है। वो कह रहे हैं परिवार का सम्मान आपके लिए सबसे बड़ा है, इसीलिए संघ के सम्मान से आपको दिक्कत हो रही है। छोटा सा जवाब फिर मैं इनको देखिए, संघ ने अंग्रेजों के लिए सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ सेना में भर्ती करने के लिए आह्वान किया कि नहीं किया? सरदार पटेल ने बैन लगाया कि नहीं लगाया? गोडसे संघ की विचारधारा से था कि नहीं था? और सरदार पटेल के नाम पर 11 साल में कोई एक योजना शुरू कर दी हो तो उसका नाम जरूर बता के जाइएगा। हल्ला बोल 40 मिनट का है अभी। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि जो संस्थान जिसके लिए आप इतने कसीदे पढ़ रहे हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन तक नहीं करा पाता है। क्या चोरी करते हैं आप? क्या करते हैं ऐसा काम कि जिसकी वजह से आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे हैं? मुझे लगता है कि आज संघ का जो असली काम है वो शिक्षा पर कब्जा करना, तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करना, यूपीएससी, एसएससी, नीट, वहां पर अपने पिट्ठुओं को बैठाना और पेपर लीक करवाना और नीट जैसे कांड करवाना, संघ का काम ये रह गया। एक लाइन बोल दूं? हाँ, एक लाइन में आप लोग का खत्म नहीं हो रहा। क्या सुनिए, रजिस्ट्रेशन वर्ड से मुझे याद आया, जो कहते हैं नागरिकता का रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे CAA, जो कहते हैं संपत्ति का रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे वक्फ बोर्ड, जो कहते हैं कि अपनी पहचान का रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे SIR, मगर जो कहते हैं रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट चाहिए राम मंदिर के लिए, काशी विश्वनाथ के लिए, वो आके जब बोलते हैं रजिस्टर्ड पर, ये पूरे रजिस्टर्ड क्या है? ये देश की जनता को राहुल गांधी से संबंधित एक क्वेश्चन अक्सर पूछता रहता हूँ, और आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर फिर से वो सवाल पूछ रहा हूँ। क्या आपने कभी राहुल गांधी को भारत माता की जय का नारा लगाते हुए सुना? और आज तो इस पावन अवसर पर राहुल गांधी लाल किले के प्राचीर में पहुंचे भी नहीं। उन्होंने अपने कांग्रेस मुख्यालय पर झंडा फहराया, और जहां तक मुझे जानकारी मिली है उनके कार्यालय में टाइटलर नाम का कोई व्यक्ति मौजूद था। उस टाइटलर नाम के व्यक्ति को वहां होना चाहिए या नहीं चाहिए, यह एक चिंतन का विषय है, और इस विषय पर पूरे देश के लोगों को चिंतन करना चाहिए था, वो व्यक्ति को वहाँ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से नई वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, एक नए जीवित के साथ मिलते हैं आपसे। धन्यवाद।